वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। आज तो बात थी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। उससे पहले मैं आप सबको कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो होता क्या है, उसका डिफिनेशन मैंने लिखा है। तो क्या लिखा है? ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is one which contain an equal number of atom of each element on both sides of the equation and it follows laws of mass conservation. That means कि जो reactant होगा और जो प्रोडक्ट होगा उसमें एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके जस्ट अपोजिट को हम कर सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसका डिफिनेशन क्या है जरा देख लेते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ atoms of the element on the two sides of equation is not same। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने बात किया कि लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है। तो जिसमें जैसे यहाँ पे हम बात करें इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो उसमें हम बात करें कि जो मास नंबर होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हमको कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। यहाँ हमको पता है कि देखिए Mg का तो वन एटम इसमें भी है, प्रोडक्ट में भी वन एटम है, बट इसमें नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन का इसमें 2 है, बट इसमें क्या है 1 है। तो इसको हमको बैलेंस करना है क्योंकि वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें बैलेंस करेंगे कैसे? तो यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन है तो इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन। यानी अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी अगर 2 मैग्नीशियम डाल दें तो क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, जिसको हम सब कहते हैं फ्री चाइल्ड मेथड। ओके, अब यहाँ पे हो गया कि कभी कभी बहुत लंबा इक्वेशन हो जाता है तो हम सबको बहुत दिक्कत होता है इस मेथड को यूज़ करने में, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ ताकि आप सबको ईजिली हो और तुरंत आप सबका बैलेंस हो जाए केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम सबको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो फर्स्टली हम सबको कुछ नहीं, आगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और ये डी कर देंगे। ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ए, इसमें मैग्नीशियम लिखा हुआ है, सी में मैग्नीशियम लिखा, तो टोटल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो दोनों में 1, यानी कि ए इज इक्वल टू सी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो बी में 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2b। ओके, सी में असल में हाइड्रोजन है 2, तो 2c प्लस डी में भी हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2d। अब यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का बात करें तो देख लेते हैं बी में ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। बी इज इक्वल टू, असल में सी में कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, 2c प्लस डी में देखते हैं तो डी में असल में है नहीं तो हम उसको काट देते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि इसमें से सबसे बड़ा जो केमिकल इक्वेशन जो हम सब कह सकते हैं एलिमेंट या कंपाउंड जो है केमिकल इक्वेशन में, तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पे सी को 1 मानते, जनरली जो बड़ा होता है उसी को हम सब मानते हैं 1, बट आप किसी को भी 1 मान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट सी इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे सी को क्या माना 1, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज़ ए का वैल्यू भी हो जाएगा 1। तो जब मैंने सी का वैल्यू 1 माना, यहाँ पे देख लेते हैं, जब मैंने सी का वैल्यू 1 माना तो दैट इज़ बी का वैल्यू हो जाएगा भी 2। तो यहाँ पे हमको वैल्यू किसका निकालना है? डी का। यहाँ पे मैंने कितना, बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब ये सी का वैल्यू कितना था हमसे 1, ये तो 2 हो जाएगा, और प्लस हमको क्या निकालना है? 2d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2d का वैल्यू हमारा आ रहा है 2, वो माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो नाउ अब यहाँ पे जितना वैल्यू है, जैसे a का वैल्यू 1 आया
तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। दैट इज़ हमारा न्यू जो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीक़ा का हो जाएगा, Mg प्लस 2H2O गिव्स आउट और क्या हो जाएगा, Mg4OH हाइड्रोक्साइड इसमें सब बोलते हैं प्लस H2। तो ये हमसे कब हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे KClO3 KClO2, तो इसको हमसे को बैलेंस करना है जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फर्स्टली हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो के है यानी पोटेशियम, तो ए में कितना है, 1 है, बी में भी 1 है। नाउ क्लोरीन ए में कितना है, 1 है, बी में भी 1 ही है। देन हम सब मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में ए में 3 है, 3 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बी में नहीं है, सी में 2C। KClO3 हम सबको पता है कि सी थोड़ा ज़्यादा बड़ा कंपाउंड लग रहा है, तो हम यहाँ पे ए को 1 मान लेते हैं जनरली। जैसे आप बी को मानिए, किसी और को सी को मानिए, लेट ए इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे हम सबको आंसर तो तुरंत पता चल गया, b इज इक्वल टू 1, दैट मीन b इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे 2C, तो C इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे कभी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो उसमें बैलेंस करें तो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं रखें कोएफिशिएंट को, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। KClO3 है, गिव्स आउट, यहाँ पे क्या था, बी में भी केशियम प्लस 3/2 O2। तो बस कुछ नहीं, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा, 2 KClO3 गिव्स आउट 2 KCl प्लस 3O2। ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया, थैंक यू। पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि फ्री ट्रायल मेथड नहीं, मुझे गलती हो गई, असल में ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो सो सॉरी, तो प्लीज़ सॉरी। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन के बाद बताने वाली थी, जो मैंने कहा था, और जिसके बारे में मैंने एपिसोड 2 में भी बात की थी कि इस बार एपिसोड 3 में मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बात स्टार्ट करते हैं अब कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कंबाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन में हम सब कुछ डेफिनेशन लिखे हैं, तो क्या डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to produce a single substance are known as combination reaction। मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सिंगल सब्सटेंस, बनाते हैं, एक फॉर्म करते हैं एक अलग एक सिंगल सब्सटेंस, जिसमें हम सब कम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। दैट मीन्स जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो वाटर बनाता है, उसको हम सब कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। तो फर्स्टली यहाँ पे एक और मैंने बहुत बड़ी बात लिख दी है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अधिकतर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि वो हीट रिलीज होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कम क्या बोल सकते हैं सब्सटेंस जो सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, तो अधिकतर उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो होता है वो रिलीज होता है, ओके। हमसे बात करें दूसरा रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो क्या होता है चलिए जानते हैं। जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट में टूट जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2MgO गिव्स आउट 2Mg प्लस O2। दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ब्रोकन हो रहा है किसमें, मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन होता है, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स
जिसमें हीट जो होता है वो एब्सॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता था। तो यहाँ पे एक और जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों हम सब कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका मैंने आंसर ये लिखा है कि क्योंकि जो कंपाउंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो टूटते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, यानी कि उल्टा तो हुआ ही ना। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, मतलब कंपाउंड जो होते हैं वो टूटते ही इलेक्ट्रिक करंट पास होने में कंपाउंड में, जब इलेक्ट्रिक करंट जब उस कंपाउंड में पास होता है तो वो ब्रोकन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में। जैसे हम सब हाइड्रोजन और वाटर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे मिला के वाटर बनता है, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाए तो उसमें हम सब हाइड्रोजन और वाटर को अलग कर सकते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें जो केमिकल यानी जो कंपाउंड जो होता है वो जब टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करता है। जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जिसको अगर हम रख दें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के पास उसको अगर हम सब रख दें AgCl को, तो वो टूट जाएगा Ag and Cl2। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें जो प्रेजेंस ऑफ हीट में टूटता है कंपाउंड एलिमेंट और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इसमें ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो आयंस को छीन लेता है लो रिएक्टिव एलिमेंट से। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है Fe, आपको शायद अच्छा से विजिबल ना हो बट ये आयरन है, ओके, अब विजिबल हो रहा होगा। आयरन और ये कॉपर सल्फेट जो रिएक्ट किया तो कॉपर जो है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है आयरन से, इसलिए आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर हट गया वहाँ से। उस आयरन से कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन, ये सल्फाइड जो सल्फेट आयन था वो आयरन ले लिया उससे, कॉपर से। तो हम सब इसको क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो असल में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और लो रिएक्टिव एलिमेंट आप सबको नॉन मेटल चैप्टर में ज़्यादा इजीली पता चलेगा कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है। देन यहाँ पे बात करते हैं मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो जो हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं दो कंपाउंड के बीच में। जैसे कि NaCl एक कंपाउंड है, AgNO3 एक कंपाउंड है, इसने जो आयंस अपना एक्सचेंज किया जिसमें AgCl फॉर्मेशन हुआ, NaNO3 फॉर्मेशन हुआ। AgCl प्रेसिपिटेशन है क्योंकि उसका एरो जो है वो डाउनवर्ड है ना, रिमेंबर। तो बाय द वे आज ना मेरा गलती का दिन है, हर बार मेरा छोटी छोटा गलती हुआ, जैसे कि एक्सचेंज की जगह मैंने चेंज लिख दिया। मैंने इस टॉपिक में बहुत सारी गलती की, टेंशन मत लीजिए, आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने बता रही हूँ थर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जैसे रिस्पायरेशन। आप तो सोच रहे हो रिस्पायरेशन कैसे, तो टेंशन मत लीजिए। जब आप सब खाना खाते हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है असल में जो ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है, वही ग्लूकोज से 6H12O6 जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के सबमोल के साथ जब रिएक्ट करवाता है तो उसमें H2O, CO2 एंड एनर्जी जो ATP के फॉर्म में होती हैं वो निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 6CO2 था, उसमें लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जो CO2 है वो वाटर में सॉल्यूबल है, उसको हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो CO2 है असल में सच में H2O में ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाता है कंपेयर टू O2, और इसलिए जो CO2 होता है और H2O दोनों कंबाइन होके हमारे बॉडी में एक और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाता है। देन सेकेंड है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होता है बर्न होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन होना,
बाय द वे आपको अच्छा से नहीं दिख रहा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब डिकम्पोज होना वेजिटेबल मैटर को किसमें, कंपोस्ट में। और असल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता चुकी हूँ। पूछिए कैसे, क्योंकि मैंने बता चुका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जो मोस्टली होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स वाई अधिकतर केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसका भी एग्जांपल देने को ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता चुकी थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो अधिकतर उसका जो एग्जांपल होगा वही होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल। रिडक्शन के बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन जिसमें रिमूव होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट जो ऑक्सीडाइज होती हैं और एक रिएक्टेंट जो रिड्यूस्ड होती हैं। एग्जाम्पल हम सब क्या लिखते हैं, तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें मैंने ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन दोनों का बात कर दी। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब ऑक्सीडेशन नंबर, जो अगले वीडियो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझाऊंगी। तो बाय द वे यहाँ पे फाइनली हम सब कह देते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कॉपर ऑक्सीजन का -2 होता है और कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +2 हो गया, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर का 0 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन को में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। जब कोई भी कंपाउंड नहीं होता, एलिमेंट रहता है, तो उसका भी हम सब 0 ही मानते हैं। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका +2 हो गया। एक खास बात और है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ना कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, चलिए हमसे बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा मतलब सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। ओके, जैसे यहाँ पे नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में जो दूसरे को रिड्यूस करें, जैसे मेटल जो होते हैं मोस्टली जो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे Fe+3O2 तो गिव्स आउट Fe2O3, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। और आपको बता दूं कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। फिर भी मैंने यहाँ पे अभी भी बोल रही हूँ कि जो नॉन मेटल वो मोस्टली अधिकतर नॉन मेटल या जनरली मतलब अधिकतर या मतलब सारे नॉन मेटल्स नहीं, सब कुछ ही कुछ। और रिड्यूसिंग एजेंट में भी मेटल्स, कुछ ही मेटल्स जो होते हैं रिड्यूस्ड करते हैं दूसरे एलिमेंट्स को। बट फिर भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्सीड क्या नाम है इसका, तो कॉपर ऑक्साइड उसको क्या कर रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक पीरियोडिक टेबल में भी पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन जो वो मेटल है कि नॉन मेटल है। वो कभी लगता है मेटल की तरह बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह कभी बिहेव करता है। फिर भी हम सब को जो हाइड्रोजन वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बस इतना ही अभी जानना काफ़ी है। और एक ख़ास बात कि अभी स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूज़ होंगी कि कब कौन सा जो एलिमेंट है उसके साथ 2 यूज़ होता है, जैसे H2। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ 2 यूज़ नहीं होता। तो आज मैं सबकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। असल में हाइड्रोजन के साथ 2 करता है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। और होमोलोगस सीरीज यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के साथ भी हम सब 2 लगाते हैं, F2Cl2 Br2 सॉरी I2। ओके, I2 यानी कि आयोडीन। और आपको पता है कि फॉस्फोरस है, 4 मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट करता है, और सल्फर 8। तो आई थिंक आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब आप सबकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाई होने वाला है।
तो फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, इट इज कॉल्ड कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। दैट मीन्स कि जब मेटल किसी चीज़ से अटैक्ड होता है, जैसे मॉइस्चर से, आपको बता दूं कि आयरन अगर उस मॉइस्चर में रहेगा तो उसमें रस्ट आ जाती है और उसके प्रोसेस को हम सब कोरोजन कहते हैं, ठीक है। और जैसे हम सब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि सिल्वर पे जब ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है सिल्वर, ग्रीन कोटिंग आ जाती है किस पे? कॉपर पे। यहाँ पे आ रहा है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि जब फैट एंड ऑयल जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसके कारण रेंसिड, मतलब वो रेंसिड हो जाती है और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। आपको मैं बता दूँ कि जब आप सब बिस्किट से सब खुले में रखती हैं तो आप सबको देखती ही नहीं कि वो बिस्किट महरा गया। ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में सब बोलते हैं कि वो महरा जाना, या वो महरा जाता है, तो वही क्या हो जाता है? रेंसिडिटी हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। और यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछते जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, ठीक है। तो आप सबको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर आयरन जो है उसको, आधा आयरन का पार्ट को अगर हम सब पानी में डाल दें और आधा को अगर हम खुले में रखें तो कौन सा पार्ट जो है वो रस्ट होगा? क्या पानी वाले पार्ट, कि जो पानी में पार्ट नहीं है वो वाला पार्ट? तो आपको बता दूँ कि जो पानी में है, असल में पानी के अंदर तो हवा नहीं रहता है, क्योंकि डीप वाटर में डाला गया है आयरन को, तो पानी के अंदर हवा नहीं रहता है, दैट्स वाई रोस्ट नहीं होगा। बट जो ऊपर जो होगा, जो उसमें मॉइस्चर भी है, दैट्स वाई वो रोस्ट हो जाएगा। है ना मज़ेदार? पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और एपिसोड 1 और 2 को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देख लीजिएगा, आप सबको मिल जाएगा। ओके, और आपका चैप्टर ख़त्म। और हाँ, कोरोजन जो है वो आपको ज़्यादा मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना है, तो उसमें आप डिटेल से पढ़िएगा। अभी बस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट कर लीजिए, और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।